आपके सीधे सवाल जवाब का रुख करते हैं सीधे। और हमारे पहले दर्शक जुड़ गए हैं अहमदाबाद से, धर्मेश ठक्कर। धर्मेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। ठीक है, धर्मेश जी संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका सवाल हमारे पास ज़रूर आ गया है। और इनके पास जो शेयर है वो है टाटा टेक का, 1000 शेयर है 1200 रुपये के भाव पर, यानी कि लिस्टिंग के बाद इन्होंने लिए हैं। लिस्टिंग पर तो डबल के भी हमने भाव देखे हैं, और वो शुरुआती रफ्तार के बाद कहीं ना कहीं थोड़े से अब कंसोलिडेशन वाले फेज में शेयर जाता हुआ दिख रहा है। इस पर क्या करना चाहिए गौरांग सर, क्या राय देंगे टाटा टेक? क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल को लेकर शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी लिस्टिंग के बाद रफ्तार, उसको लेकर थोड़े से वैल्यूएशन को लेकर कंफर्ट वाला मामला जरूर होगा। सलाह क्या होगी आपकी? धन्यवाद अभिषेक, आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए टाटा टेक में खरीदारी की राय दी थी। जिस भाव पर शेयर दिया गया था आईपीओ में 500 के स्तर पर दिया गया था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। और उसके बाद 1400 के पार के भी लक्ष्य देखे और फिर मुनाफा वसूली की चपेट में आया और फिलहाल 1200 के थोड़ा बहुत नीचे कामकाज कर रहा है। तो कामकाज को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के और भविष्य में जो आने वाले मौके होंगे उसको लेकर के कोई दो राय नहीं है। काफी सक्षम और मजबूत कंपनी है, और जैसे जैसे ये अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे नतीजों में भी धीरे धीरे करके सुधार होगा। लंबी अवधि का नजरिया इनका तो बने रहे, और अगर कुछ कारणवश मुनाफा वसूली की चपेट में या तो बाजार आता है या फिर टाटा टेक का शेयर आता है, तो 1100 के आसपास, 1150 के नीचे और 1100 के करीब अगर आता है तो और भी जोड़ सकते हैं, अगर इनके पास लंबी अवधि के लिए पूंजी है तो। और अगर की कोई मौका चूक गया है और नया निवेश करना है तो हम उसकी भी राय देंगे। तो टाटा टेक लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय, और अगर 1100 के आसपास मिले तो और आप ऐड भी कर सकते हैं, ये है सलाह आपके लिए। अगले दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं अशोक कुमार। अशोक जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरे पास टाटा मारुति के 10 शेयर मैंने लिए हैं परसों 10,252 पे, और इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं और भी इंक्लूड करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ क्या? 10 शेयर्स, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। शेयरों की संख्या 10 है, 10,252 पर इन्होंने लिया हुआ है, हाल फिलहाल की खरीद है। गौरांग आप ही से राय लेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए कह रहे हैं कि मारुति सुजुकी और खरीद सकते हैं, इन्हें लेना चाहिए या फिर कुछ और सलाह आप देंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? तो पहले तो बुनियादी दर के आधार पर यहाँ पर निवेश की राय है। 11,500 के लक्ष्य निर्धारित किए लंबी अवधि में, और क्योंकि ये थोड़ा बहुत महंगा है शेयर, तो मैं अशोक कुमार जी को ये राय दूंगा कि आपका नजरिया अगर लंबी अवधि का है, और लंबी अवधि का मतलब होता है कम से कम साल, 1.5 साल या उससे ज्यादा, तो आप ऐसा कीजिए कि हर महीने जो भी आपके पास निवेश लायक पूंजी है उस मात्रा में आप शेयर खरीदी कर लीजिए, भले फिर 1 हो, 5 हो, 10 हो, जो भी आप खरीद सके लंबी अवधि के लिए। और निरंतर ये हर महीने प्रयास कीजिए कि आप बचत करके थोड़ा बहुत निवेश करते जाएं हर महीने मारुति सुजुकी में। भारत में स्थापित पैसेंजर व्हीकल बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है ये, और हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि जो भी नए वाहन इन्होंने बाजार में उतारे हैं और आने वाले भविष्य में जो उतारेंगे उसको लेकर के मार्केट शेयर बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। और शायद 2025 के अंत तक ये अपना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लॉन्च करने की बात करी है। शायद जल्द भी हो सकता है, अगर सभी तरीके से कामकाज जमीनी स्तर पर अच्छी तरीके से लागू हुआ तो बने रहे, और प्रयास ये कीजिए कि हर महीने थोड़ा बहुत खरीदते जाए आप लंबी अवधि के लिए। फिर से अगले दर्शक जुड़े हमारे साथ दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। ओके, दिनेश जी की सवाल हमें व्हाट्सएप पर आया है। एचडीएफसी लाइफ 110 शेयर्स 681 पर इन्होंने लिया हुआ है। बात नहीं हो पाई है कि कब की खरीद और कितना समय दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये हल्के नुकसान में है। स्टॉक 644 के पास कारोबार कर रहा है, और एचडीएफसी लाइफ आज भी हल्के लाल निशान में
ट्रेड कर रहा है, करीब 4,000 लगभग इनको नुकसान भी हो रहा है स्टॉक में। HDFC लाइफ पर गौरांग आपकी सलाह चाहेंगे, क्या करें स्टॉक में? अभी हल्के नुकसान में है, लेकिन ऊपर की तरफ के टारगेट्स के लिए और तेजी के लिए बने रहें? बने बिल्कुल रह सकते हैं दिनेश कुमार जी। और पूजा, मैं ये भी राय दूंगा आपके सभी दर्शकों को और निवेशकों को कि अगर आप जीवन बीमा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर निवेश करते हैं तो बाकी अन्य क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र में जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में आपका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल या उससे अधिक होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो परिवर्तन आना चाहिए, आंकड़ों में जो सुधार होगा, न्यू प्रीमियम रन रेट्स जो आएगी आने वाले भविष्य में, उसको वो थोड़ी धीमी गति पर है। योगदान देने के लिए समय लगेगा। और वास्तविकता ये भी है पूजा कि हमने HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ और LIC, ये चारों कंपनियों पर अगर समय सीमा आपके पास 1.5-2 साल या उससे अधिक की है तो आप बिल्कुल यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। एक अंडर परफॉर्मिंग क्षेत्र रहा है बाजार की तुलना में, जिस प्रकार से हमने तेजी देखी है, लेकिन लोगों में जागरूकता आई है और ये महामारी के बाद अब बड़े सम एश्योर्ड ले रहे हैं लोग, और उसके कारण जो प्रीमियम आउटगो होता है, जो कि आमदनी होती है इंश्योरेंस कंपनी की, वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। तो बने रहे, और अगर 600-625 के आसपास आता है गिरावट में तो और भी जोड़ सकते हैं। तो ये है सलाह, HDFC लाइफ पर 600 के पास आए तो और जोड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टॉक में। प्रदीप हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, सुप्रभात, पूछिए क्या जानना है आपको? मेरे पास वरुण ब्रेवीज के 215 शेयर है, 450 के परचेज। 450? 450। क्या बात है सर। चलिए, पहले तो आपको ये शेयर का चुनाव करने के लिए बहुत बधाई, और इतनी जो बढ़िया आपको रिटर्न हो रहे हैं उसकी बधाई आप स्वीकार करें हमारी तरफ से, क्योंकि 450 वाला शेयर हो गया है 1227 का, यानी कि करीब करीब हम कह सकते हैं कि 3 गुने के आसपास का हो गया है। आमतौर पर होता ये है कि शेयर जब 2 गुना हो जाता है ना, तो लोगों का धैर्य कहीं ना कहीं जवाब दे जाता है कि अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, पैसे हमने कमा लिए, अब निकल जाते हैं। लेकिन प्रदीप ने होल्ड करके रखा। गौरांग सर, वरुण बेवरेजेस 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाला खिलाड़ी अब है ये, उससे ज़्यादा इनफैक्ट, और पिछले साल भर की जर्नी बहुत अच्छी रही है। ऑलमोस्ट शेयर ये डबल हुआ है। अब क्या सलाह देंगे? इनके भाव से तो ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है। तो निवेशित रहें पूरी तरह से, या फिर थोड़े से पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोच सकते हैं? देखिए अभिषेक, पहले तो कवरेज नहीं, इसलिए विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ चीजें अहम बाजार में निवेश को लेकर के बताना चाहूंगा। पहले तो ये कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है, बैलेंस शीट में कोई दिक्कत है नहीं, और जिस क्षेत्र में कामकाज करती है वहां पर मेरे ख्याल से जो मार्केट शेयर इनका वो बहुत बड़ा है। ये सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट और कामकाज को लेकर के मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, कोई खरीद फरोख्त की मैं राय नहीं दे रहा हूँ। अब आते हैं निवेश के ऊपर। तो जैसे आप ही बता रहे हैं अभिषेक के जिस स्तर पर निवेश किया उस स्तर से करीबन 2.5-3 गुना हमको मुनाफा हो रहा है। तो एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए शेयर बाजार में जब भी हम निवेश करते हैं, कि जिस तरीके से अनुशासन रख करके निवेश करना जरूरी है माफी चाहता हूं, उतना ही जरूरी है अनुशासन के साथ निरंतर समय पर मुनाफा समेटना, जब भी आपको अपने अनुमान के हिसाब से मुनाफा मिलता है। और यहाँ पर तो 2.5-3 गुना मिल रहा है, तो समझदारी से काम करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अक्सर जब शेयर बाजार में या फिर आपके निवेश में जो शेयर बाजार में आप करते हैं, वहां पर लालच नाम की अगर कोई चीज आ जाती है तो अच्छे खासे मुनाफे वाले शेयर भी नुकसान में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, तो वरुण बेवरेजेस को लेकर ये व्यू 2016 में ये शेयर लिस्ट हुआ था, और मुझे अच्छी तरह से याद है उसके बाद से ये शेयर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। 18 गुना के आसपास के रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दे दिए हैं जिन्होंने आईपीओ में पैसे लगाए होंगे उन्होंने। तो 16 से आप जोड़ लीजिए, 24 में पाए हैं। 8 साल की अवधि में 16 गुना से ज़्यादा ये शेयर बढ़ा है। लेकिन जय, इसके ज़रा फंडामेंटल्स आप चेक कीजिए, देखिए टेक्निकल चेक कीजिए। फंडामेंटली तो साउंड कंपनी है, पेप्सिको की बॉटलर है, अच्छे से रिवॉर्ड किया निवेशकों को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऐसे इश्यूज भी नहीं आए हैं। टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं? यहां से आप 1500 तक की जर्नी आप देख रहे हैं जय? जी टेक्निकली हम देखें तो काफी सुस्त अभी बैठा हुआ है ये स्टॉक। एक
अपसाइड की थोड़ी प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि हम देखें तो 9 दिन के मूविंग एवरेज को भी ब्रीच नहीं कर रहा निचली साइड पर। सो स्ट्रेंथ काफी बरकरार रही है, सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है कंटिन्यूसली, ये स्टॉक अपसाइड मोमेंटम की तरफ है। बट जो गैप बीच में थी 1180 से सीधा जो 1250 का जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसको अभी भी फिल नहीं किया, तो मुझे थोड़ा कॉशियस व्यू रहेगा। बट सिंस वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आई वोंट वरी के होल्ड करके रख सकते हैं। और 1500 नहीं, मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अपसाइड मोमेंटम के लिए प्ले हो सकता है, पर थोड़ा पोजिशनली यहाँ पर व्यू रखना चाहिए। अराउंड 6 to 7 मंथ्स का अगर व्यू हो तो ये डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं, बिकॉज रैली काफी पेंडिंग है, 1-2 वीक से अभी भी चला नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। और मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है ये स्टॉक में, बट वहां घबराना नहीं चाहिए। इफ पोजीशन बने तो ऐड करना चाहिए। तो और ऐड कर सकते हैं तो ऐड करिए, यहाँ से और भी तेजी की उम्मीद है वरुण बेवरेजेस में, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं दिलीप जी, नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मैडम। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते मैडम, मेरे पास में केपीआईटी के शेयर है। हेलो हेलो ओके 2107 शेयर है मैडम मेरे पास में केपीआईटी के। 700 पर लिया था आपने? 707 पर। 707 पर लिया है। ओके चलिए, हाँ। आपकी खरीद से तो ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है ये स्टॉक, तो उसके लिए तो मुबारकबाद। और समय देना चाह रहे हैं स्टॉक को? मैडम और मेरे पास में 2 या 3 साल के लिए वेट करने का है। ठीक है गौरांग जी, केपीआईटी टेक पर क्या नजरिया होगा? 2 से 3 साल का समय और दे सकते हैं। 707 पर लिया था, लॉन्ग टर्म से होल्ड कर रहे हैं और काफी शानदार गेन इनको यहाँ पर हो रहा है स्टॉक में। समय देना चाहिए अगले 2 से 3 साल के लिए। क्या व्यू बन रहा है आपका स्टॉक पर? पूजा समय हमेशा देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारा आकलन और अनुमान ये भी कहता है कि आईटी क्षेत्र जो कि थोड़े बहुत दबाव के दौर से गुजर रहा है नतीजे पे लेकर के, उसमें इस वित्तीय वर्ष में शायद चौथी तिमाही के बाद थोड़ा सुधार होगा और अगले वित्तीय वर्ष में और सुधार होगा। केपीआईटी टेक आईटी क्षेत्र की एक छोटी मझौली कंपनी में गिनती होती है और बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। लेकिन जो स्तर पे इन्होंने निवेश किया है और जो संख्या में इनके पास शेयर है, तो जैसा मैंने पहले अभी वरुण बेवरेजेस के निवेशक को एक राय दी कि जैसे निवेश करना जरूरी होता है वैसे मुनाफा समेटना भी जरूरी होता है। तो आप बने रहे, क्योंकि आपके पास संख्या ज्यादा है, तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली करके आप अपने जो खरीद का स्तर है वो और नीचे लेके आए। आपके पास कुछ शेयर बेचने के बाद भी काफी अच्छी मात्रा में शेयर रहेंगे। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बात तो जो केपीआईटी पे हमारे जो लक्ष्य थे और जो मौजूदा स्तर है वो आ चुके हैं। हमारे लक्ष्य कुछ 1250 के थे और मौजूदा स्तर करीबन 1450 के आसपास, इसलिए मैं ये राय दे रहा हूं। लेकिन हाँ, अगर और भी निवेशित रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन हो सकता है तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कीजिए जिससे आपका निवेश का स्तर नीचे आ जाए। केपीआईटी टेक को लेकर ये व्यू, मिड कैप आईटी में बहुत अच्छे से चलने वाला ये शेयर है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की सलाह आपको इस वक्त दी जा रही है। मध्य प्रदेश चलेंगे और वहां से दीपक चौधरी हमारे साथ हैं। दीपक जी नमस्कार, कौन सा शेयर है सर आपके पास और क्या सलाह चाहिए? मतलब मैं कह रहा हूं होल्ड कर सकते हैं अपन। यस बैंक। हाँ, आपने कब लिया दीपक जी शेयर ये? 1 महीने पहले। 1 महीने पहले। 1 महीने पहले 20 का भाव था और अब है 23.5 रुपए का भाव यस बैंक का। चूँकि छोटे साइज का शेयर है, क्वांटिटी बहुत बड़ी नहीं है, मुनाफा सीमित है, लेकिन ये है कि हाँ मुनाफा हो रहा है। यस बैंक के शेयर में अगर मुनाफा हो मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। हालांकि कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं यस बैंक के साथ। हमने देखा था कि लास्ट ईयर की शुरुआत में ये शेयर इसी भाव के आसपास था, 21 के आसपास था, फिर वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आई। अब हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी चीज़ें अच्छी ये हुई हैं कि इन्होंने एक अपना एनपीए पोर्टफोलियो जो बेचा था उससे रिकवरी हुई है, करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास की, वो अच्छी चीज़ हुई है। और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो धीरे धीरे चढ़ के अब ये 70,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप वाला बैंक हो गया यस बैंक। गौरांग सर, यस बैंक आपको लगता है कि क्या इतने पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं और इसके यस बैंक के शेयर को यहाँ से भी ऊपर ले जाएंगे,
या फिर इसमें स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि प्रॉफिट आए तो उसको वसूल लेना चाहिए, फिर इंतजार करना चाहिए लोअर लेवल्स पे एंट्री करने का? अभिषेक, पहली बात तो ये है कि इस पर कवरेज निकाल दी है हमने। पहले कवरेज थी जो पहले मैनेजमेंट को लेकर के दिक्कतें आई और जो भी खराब खबरों के दौर से गुजरा और जो गिरावट हमने देखी, तो हमने हमारी कवरेज निकाल दी है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि यस बैंक के तुलना में वित्तीय क्षेत्र में, सरकारी बैंकों में और निजी क्षेत्र में बैंकों में और भी मजबूत बैंक है जहां पर आप जी ध्यान दे सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। ये शेयर जी नतीजों के आधार पर और बुनियादी तर्क के आधार पर कम चलता है, खबरों पर ज्यादा चलता है, कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप से। गौरांग सर, एक आपसे ना व्यक्तिगत सवाल मैं पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए, कम कवरेज करना यानी कि शेयरों पर ज्यादा ध्यान देना, कम शेयर हो अगर कवरेज करने के लिए ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, तो ये अच्छी चीज है और कहीं ना कहीं इसका फायदा निवेशकों को मिलता है। लेकिन क्या ये इत्तेफाक आज के दिन है या फिर आपने वाकई कुछ कवरेज ज्यादा ही कम कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज जो प्रश्न आ रहे हैं मेरे ख्याल से वो छोटे और माइक्रो कंपनीज पे ज्यादा, स्मॉल एंड माइक्रो कैप, जी स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप पे ज्यादा आ रहे हैं इस वजह से। और जी जो गठन हुआ था नियम का 2016-17 में, हाँ रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन एक्ट, उसके तहत हम पाबंद है किसी भी तरह की। लेकिन मैं डायरेक्ट में नहीं कह सकता हूँ बाय सेल एंड होल्ड, इनडायरेक्टली मैं कोशिश करता हूँ। अगर लोगों की बातों में समझ आ जाती है मेरी बात तो अच्छी बात है, लेकिन विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ रेगुलेशन। नहीं सर, बिल्कुल। दर्शक जो हैं आपको बहुत प्रेम देते हैं और आपसे आपकी जो भी सलाह होती है ना, विशेष टिप्पणी, उस पर अमल भी करते हैं। और आप जो कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस वाली चीज़ें भी, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आप बिल्कुल अपनी ये टिप्पणियां देते रहिए, कहते रहिए कि हाँ कवरेज नहीं है, फिर भी आप जो बोलते हैं वो बड़े काम की चीज़ होती है। लेवल्स तो हम समझ ही लेंगे, लेवल्स बताने के लिए हमारे पास जय भी आ जाए, और जय की कवरेज में ज़रूर होगा शेयर। ये जय यस बैंक 23.5 रुपये का भाव है, 20 के खरीद है। आप इसको कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं? सो अभिषेक जी, मेरी कवरेज में तो डेफिनेटली एवरी स्टॉक होगा अनलेस चंकीली तो पॉसिबल। सो बट ओवरऑल सिंस उन्होंने 20 रुपए के अराउंड यस बैंक को बाय किया, तो आई वुड सजेस्ट, वो तो रिस्की इन्वेस्टर ही होंगे, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया होगा। बट यस बैंक की खासियत अभी ये चीज है कि वीकली चार्ट पर ये स्टॉक को हम देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है और उसको डिसिसिवली ब्रेक नहीं कर रहा, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। सो यस बैंक के लिए थोड़ा मेरा व्यू अलग होगा कि बाय करने की सलाह होगी, ये भाव से भी किसी को बाय करना हो। अपसाइड के लिए काफी अच्छा मूवमेंट आ सकता है, 34 तक के टारगेट ये स्टॉक में दिख सकते हैं। काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो ज्यादातर स्टॉक्स में जब 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तब पोजिशनली ये स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम कैच कर लेता है, और वीकली चार्ट पर ये पोजीशन कैच कर लिया। पिछले 6 वीक से ये कंटिन्यूसली वो पोजीशन मेंटेन कर रहा है। सो इसीलिए मेरा व्यू काफी स्ट्रांग है यस बैंक के लिए। फंडामेंटल्स के लिए आई वोंट से, बट टेक्निकली मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक फॉर वीकली चार्ट। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह यस बैंक पर। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। मुंबई से हमारे साथ कल्पना ठक्कर जुड़ी है फोन लाइन पर। कल्पना जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास प्रेस्टीज एस्टेट के गुड मॉर्निंग जी। तो कितना समय दे सकती हैं आप कल्पना स्टॉक को? मैं और दे सकती हूँ, 343 का भाव है मेरा। हाँ जी जी जी, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, काफी अच्छे लेवल्स पे आपने लिया था ये स्टॉक। तो उसके बाद हमने देखा रियल एस्टेट स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिली है, तो अच्छा सिलेक्शन और अच्छे समय पे सिलेक्शन किया आपने स्टॉक का। प्रेस्टीज एस्टेट्स, गौरांग क्या सलाह होगी आपकी? 343 पर इन्होंने लिया था, 1200 पे ये स्टॉक आ चुका है और समय दे सकती है, देना चाहिए स्टॉक को और तेजी के लिए समय? तो पूजा, यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी दक्षिण भारत स्थापित और काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर्नाटक राज्य में, बैंगलोर में इन्होंने किए हैं, और अभी इन्होंने अपने नक्शे कदम महाराष्ट्र, मुंबई जैसे शहर में रखे हैं, जहाँ पर कुछ नए प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। रीडेवलपमेंट में जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहां पर ये हिस्सा ले रहे हैं। बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है और 1325 1350 तक के लक्ष्य। तो 1300 के पार जाता है तब मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत साहस कर सकते हैं, फोन करके प्रश्न पूछने के लिए 18 स्वदेश पर, और फिर उसके मुताबिक कामकाज कर सकते हैं। फिलहाल बने रहे।
स्टेट्स में बने रहने की सलाह है गौरांग सर की तरफ से। उत्तर प्रदेश चलेंगे, वहां से फैजल खान हमारे साथ हैं। फैजल नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। सर हमारे पास HFCL के 100 शेयर है 163 के प्राइस पे। 163। फैजल आपकी होल्डिंग कब की है? जी सर अभी इसकी है सितंबर जुलाई की सर। सितंबर जुलाई की HFCL। जी जी चेक करना होगा हमें कि क्या इसमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि भाव अभी है 84 रुपए के आसपास। फैजल क्या आपके डीमेट में स्टॉक्स की संख्या बढ़ी है क्या? आपने क्या गौर किया इस पर? सर ये वो है हिमाद्री स्पेशल केमिकल। हिमाद्री स्पेशलिटी आपके पास है? जी जी ओके, हिमाद्री स्पेशलिटी है, ठीक है। शेयर को हम चेंज करेंगे, HFCL नहीं है, हिमाद्री स्पेशलिटी का शेयर लेके आइए। देखिए ये होता है बातचीत करने से ना बात बनती है। अब समझ में आ गया कि कौन सा शेयर इनके पास है। 329 रुपये के आसपास का भाव है, लेकिन सही कह रहे हैं, अच्छी रफ्तार हमने देखी है पिछले 6 महीने में, और 163 वाला इनका शेयर हो गया है अब 329 रुपये के आसपास का। बहुत अच्छी रफ्तार है, और साल भर में करीब करीब 2 गुना 3 गुना ये शेयर हुआ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का। और स्पेशलिटी केमिकल वाले शेयरों में हमने अच्छी खासी रौनक देखी भी है। गौरांग सर, निश्चित तौर पर इस पर तो आपकी होगी भी कवरेज, क्योंकि एक ऐसे सेगमेंट से जुड़ी कंपनी है जहां पर आगे डिमांड को लेकर कोई चिंता है नहीं, सरकार का भी कहीं ना कहीं उसको पुश भी है। क्या सलाह देंगे आप हिमाद्री स्पेशलिटी को लेकर? प्रॉफिट इनको बहुत अच्छा हो रहा है, इनके भाव से तो डबल हो गया शेयर, ये अब क्या करें? क्षमा चाहूंगा इस पर भी कवरेज दिए, लेकिन इस क्षेत्र के ऊपर मैं टिप्पणी कर दूंगा। और इस कंपनी के अलावा अभिषेक करीबन आधे दर्जन से ज्यादा बाकी अन्य नाम है जो हमारी खरीदारी की सूची में है। और आप ने जो सरकारी नीतियों की बात की वो बहुत पर्याप्त है। एक तो ये क्षेत्र मेरे ख्याल से पिछले 3-6 महीने में थोड़ा कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा था, लेकिन जो भी स्थानीय मार्केट में मौके आएंगे, और खास करके जो सरकार की नीतियों में बदलाव हुआ है, और जो विश्व भर की जो महामारी के पश्चात China+1 Euro+1 जो नीतियां बाकी अन्य देशों ने गठित की है, उसके तहत इन सब कंपनियों को एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के बहुत बड़ा फायदा होगा, पहली बात। दूसरी बात, काफी कंपनियों ने अपनी विस्तार योजनाओं में पूंजी लगाई थी, और उसके साथ साथ रिसर्च और डेवलपमेंट में पूंजी लगाई थी, जिसके कारण नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सके। और अब वो समय आ चुका है जहां पर वो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, और कुछ लॉन्च हो गए बहुत ही करीब के भविष्य में। तो भविष्य काफी उज्जवल है इस क्षेत्र का। भविष्य काफी उज्जवल है इस क्षेत्र का भी। और अगर हम विशेष तौर पर इस कंपनी की भी बात करें तो अच्छे अपडेट्स आए हैं। जो नतीजे इनके आए थे सितंबर तिमाही के, वो बहुत अच्छे थे। मुनाफा करीब करीब डबल हुआ था। और पिछले महीने कंपनी ने एक अपडेट दिया था कि लिथियम आयन बैटरी के कंपोनेंट की एक फैक्ट्री लगाने के लिए ये 4,800 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे सेगमेंट में जहां पर आगे डिमांड को लेकर संकट नहीं रहेगा कई साल तक, वहां पर कंपनी फोकस कर रही है। तो सेक्टर और कंपनी दोनों की स्थिति ठीक है। आप इसमें चाहें तो अपना निवेश बनाए रख सकते हैं। फैजल, चलिए छोटा सा प्रीति जी ने सवाल हमें भेजा है टाटा स्टील पर। 5,000 शेयर्स इन्होंने 129 पर लिया हुआ है। हाल फिलहाल की खरीद लग रही है स्टॉक में, देखिए उसके बाद तेजी आई। हालांकि पिछले कुछ समय से स्टॉक कंसोलिडेशन में है, हल्की कमजोरी आई है, लेकिन इन्होंने जिन स्तरों पर लिया था वहां से स्टॉक अच्छा चला। और क्योंकि क्वांटिटी भी अच्छी है तो 50,000 करीब 42,000 के आसपास का मुनाफा भी इनको इस स्टॉक में हो रहा है टाटा स्टील में। क्या करें जय, आपसे सलाह होगी टाटा स्टील में मुनाफा लेकर निकल जाए या फिर बने रहें और तेजी के लिए? और स्टॉप लॉस भी इन्हें सुझाइए। संपर्क नहीं हो पाया कब की खरीद है इनकी, बट क्या व्यू होगा आपका टाटा स्टील पर? जैसे संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, लेकिन फिर गौरांग आपसे सलाह लेंगे। स्टॉक में तो इन्होंने और भी तेजी देखी होगी, बट हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में स्टॉक थोड़ा नीचे भी आया है। आज भी 1.5% नीचे है टाटा स्टील का स्टॉक। क्या सलाह देंगे आप टाटा स्टील पर? मुनाफा लेकर निकल जाएं या बने रहे स्टॉक में? तो पूजा, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो हम बने रहने की राय देंगे। और ये जो 2 कमोडिटीज हैं, सीमेंट और धातु, ये दोनों ही क्षेत्रों को लेकर के हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि न तो सिर्फ इस साल 2024 में, लेकिन आने वाले सालों में
ये दोनों में खपत आपको बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती हुई दिखाई देगी, पहली बात। दूसरी बात, लागत खर्च को लेकर के जो नतीजों पे और शुद्ध मुनाफे में दबाव था वो अब दूर हो चुका है। और कमूमन धातु क्षेत्र में खास करके फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के जो दाम है वो ऊपर की तरफ बढ़ने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपका धातु क्षेत्र में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जीएसपीएल, हिंडाल्को, वेदांता जैसी कंपनियों में अगर निवेश है तो लंबी अवधि के लिए बने रहे। ठीक है, ये सलाह मेटल स्टॉक्स पर गौरांग सर की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से जतिन मेहता का सवाल लेंगे और उनका सवाल है हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेकर। 17 शेयर हैं 850 रुपए के भाव पर और इस वक्त है 900 रुपए पर ट्रेड करता हुआ शेयर। हैप्पीएस्ट माइंड्स, गौरांग सर, अगर हम पिछले साल भर की जर्नी देखें या फिर अगर 2 साल ही कह लें तो एक उतार चढ़ाव तो हुआ है, लेकिन एक रेंज में ही शेयर ने कारोबार किया है। हालांकि एक वक्त था कि जब ये 1500 रुपये के आसपास के भाव थे और ये कहा जा रहा था कि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं, तो हमने शेयर को फिर गिरते हुए भी देखा। अब प्रश्न ये है आपसे कि क्या वैल्यूएशंस अब फेवरेबल हैं, क्या वो ठीक ठाक और रीजनेबल हो गए हैं, या उसको लेकर अभी भी कंसर्न्स? और दूसरी चीज़, इसको कहा जाता है कि डिजिटल फोकस वाली कंपनी है ये हैप्पीएस्ट माइंड्स, थोड़े अलग मिजाज की कंपनी है, तो ये ग्रोथ अब क्यों नहीं आ रही है, शेयर चल क्यों नहीं रहा है ये? तो आपका जो पहला प्रश्न था क्या महंगा हो चुका है, तो हमारी विचारधारा भी वैसी ही है। और हमारा जो लक्ष्य था हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर वो करीबन 800 के आसपास था। मौजूदा स्तर जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 900 के पार गया है। तो क्योंकि हम बुनियादी तर्क के आधार पर विश्लेषण देखते हैं और उस सोच के आधार पर हमें लग रहा है कि अगर आप मुनाफा समेटते हैं यहाँ पर तो ज्यादा उचित होगा। पहली बात तो हमारे लक्ष्य के पार गया, 100 रुपये ऊपर गया। दूसरी बात, शायद नतीजों में अभिषेक जब तक सुधार नहीं होता है तब तक लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ नहीं लेके जा सकते। और पिछले 2 तिमाही में थोड़ा बहुत दबाव नतीजों में देखा था, तो जब तक नतीजों में सुधार नहीं होगा तब तक हमारी जो राय है वो बिकवाली को होगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य आ चुका है। अगर कल की ऊंचाई से देखेंगे तो करीब 250 नीचे निफ्टी दिखेगा, लेकिन आज की रिकवरी को भी नोटिस करना जरूरी है। क्या कोई ट्रेड बन रहा है राजेश जी पुल बैक वाला? क्या निफ्टी को यहां से एक कॉन्ट्राबेट लेके लॉन्ग कर सकते हैं क्या? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और ईटी नाउ स्वदेश के सभी व्यूअर्स को, ईटी नाउ स्वदेश की टीम को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाला ये साल सभी के लिए एक अच्छा हेल्दी और वेल्दी ईयर रहे, यही शुभकामनाएं हम देंगे। देखिए निफ्टी में तो देखें तो 21,600 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, जिसके आसपास हमने देखा कि एक लो बना के निफ्टी ने वहां से एक पुल बैक जरूर बनाया है। तो पुट कंसंट्रेशन का डेटा देखें तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 21,600 स्पॉट पे जब तक बना हुआ है, हमें नहीं लगता कि ये करेक्शन फर्दर एक्सटेंड होगा। यहाँ से एक रिकवरी के चांसेस बिल्कुल बनते हुए दिख सकते हैं। और हायर साइड पे अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पे जो मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है स्पॉट पे वो है करीब 21,700 21,750 के आसपास। ये बहुत छोटी टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू दे रहे। तो हमें लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन है। वो हमें लगता है कि यहाँ पे वापस बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखेगा। जैसे ही 21,750 के लेवल वापस क्रॉस होंगे, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव भी प्ले आउट होते हुए दिखेगा। एंड देन अगेन निफ्टी अगेन अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगी। वहीं बैंक निफ्टी में देखें, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी का, वो मेजर जो सपोर्ट बना हुआ है करीब 47,700 के आसपास मेजर सपोर्ट बना हुआ है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक स्पॉट पे बैंक निफ्टी में 47,700 इंटेक्ट है, यहाँ पे भी एज सच कोई बड़ा कट या बड़े करेक्शन का कोई भी एज सच अभी हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई खतरा या डर बना हुआ है। अगर हायर साइड पे हम बात करें तो 48,100 ये लेवल अगर क्रॉस होगा तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होते हुए दिखेगी और हमें वापस से बैंक निफ्टी में भी एक अप ट्रेंड को रिज्यूम होते हुए देखने को मिलेगा। तो एज सच दोनों ही इंडेक्स अभी भी कंफर्ट जोन में है। यहाँ पे हमें नहीं लगता कि कोई अभी डरने या कोई बिकवाली करने की जरूरत है मार्केट में। ट्रेंड अभी भी इंटेक्ट है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे जब तक हम 21,600 21,550 के ऊपर बने हुए। राजेश जी, बाकी तो 2-2 देते हैं, आप 3 माले हैं। आपके लिस्ट में सर कौन से सेगमेंट के शेयर हैं और क्या खरीदारी वाले ही सौदे आपके पास हैं या फिर कुछ सेल के मौके खोजने की कोशिश करनी चाहिए बाजार में? तो
तो अभिषेक जी, जैसे इनिशियल कमेंट्री में बताया कि हमने व्यू अभी भी बुलिश ही है। एज सच देखें तो लेवल्स जो है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से इंटेक्ट है इंडेक्स के, दोनों इंडेक्स के, तो व्यू तो बुलिश ही है। तो स्टॉक बाय के ही आइडेंटिफाई किए और काफी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है सेक्टर्स में। तो वही सेक्टर में हमने आज स्टॉक्स सजेस्ट करेंगे जो कि एक अच्छे मोमेंटम में बने हुए हैं। पहला स्टॉक डेफिनेटली फार्मा स्पेस से, आज देखें तो पूरा फार्मा स्पेस एक अच्छे मोमेंटम में। वहां पे हमें लगता है सन फार्मा जो कि एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक पे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। यहाँ पे एक 3 से 4 वीक का एक ब्रीफ कंसोलिडेशन देखने को मिला था, उसका ब्रेकआउट जिस तरीके से आते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, यहाँ पे हमें लगता है फर्दर फॉलोअप बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 1350 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सन फार्मा में। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1275 के आसपास। जो दूसरा आज जो सेक्टर एक मोमेंटम में है, उसमें हमें लगता है केमिकल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम आज बना हुआ है। हमें लगता है कि नोसिल को यहाँ पे देखा जा सकता है। नोसिल में एक अच्छे ब्रेकआउट, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन देखने को मिला है। मंथली चार्ट पे भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसमें 8 से 10 महीनों का एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन था और एक काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट प्रीवियस मंथ में देखने को मिला और फॉलोअप बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। तो जिस तरीके के एक बड़े चार्ट पे ब्रेकआउट बने हैं नोसिल के, हमें लगता है नोसिल को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होगा। 295 ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको कोई पोजिशनली रखता है तो हमें लगता है 315 320 तक भी ये स्टॉक जाने की हमें लगता है पोटेंशियल यहाँ पे रखता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 278 का। तीसरा स्टॉक ऑयल एंड गैस से, और उसमें हमें लगता है गुजरात गैस यहाँ पे बाय किया जा सकता है। गुजरात गैस में देखें तो डेटा में आज लॉन्ग बिल्टअप के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे। जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ बनते हुए दिखी। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि बने थे स्टॉक में जून में, वो जून 2023 के, वो भी आज सरपास करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है गुजरात गैस का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अपसाइड में हमें लगता है इसके टारगेट जो आ सकते हैं 525 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 491 के आसपास। और माइनिंग सेगमेंट ऐसा है जहां पर आज थोड़ी सी हम थोड़ी क्या अच्छी खासी चमक देख रहे हैं, क्योंकि आप कोल इंडिया को देखिए 3.5% के आसपास की तेजी वहां पर है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एनएमडीसी में आज अच्छी खबर भी आई थी कि इन्होंने दाम बढ़ाए थे और आज एनएमडीसी में भी 3% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। राजेश जी, आपसे एनएमडीसी पर व्यू चाहेंगे, क्योंकि पिछले 6 महीने ही लगे हैं जब ये शेयर डबल होकर अब कारोबार कर रहा है 218 रुपए के आसपास का। क्या यहां से भी आप तेजी देख रहे हैं? और मान लीजिए किसी को अगर महीने भर तक रखना हो तो आप कितने टारगेट की उम्मीद करके चल रहे हैं यहां से? अभिषेक जी, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ये स्टॉक में देखने को मिला। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी देखें तो ऑलमोस्ट जो पिछले ब्रेकआउट बने थे स्टॉक के, वो करीब 7 से 8 साल के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे बनते हुए दिखा था। उसके बाद इसमें एक अच्छा रनअप आते हुए दिखा है। हमें लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर है इसके ओवरऑल, ये स्टॉक के जो पोजिशनल टारगेट है वो तो हमें लगता है 260 270 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये महीने की बात करें तो हमें लगता है अगर ये स्टॉक 205 रुपए के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड करता है इस महीने में, तो इसके जो टारगेट ड्यूरिंग द सीरीज बनते हुए दिख सकते हैं वो होना चाहिए करीब 235 से 240 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, 205 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें और 240 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। और पकड़ते हैं जरा, जहां पर आज वापस से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मैं अभी एक शेयर देख रहा था OFSS। राजेश जी, ये ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज के नाम से शेयर है OFSS। ये ना आज ब्रेकआउट कर रहा है। थोड़ा बड़ा शेयर है इसलिए रिटेलर्स को आने में तकलीफ भी हो सकती है। 4,500 का शेयर है। कोई ऑप्शन है तो जरा बता दो, नहीं है तो फिर थोड़ा कैश में ले लें क्या, अगर सीधा फ्यूचर्स में ना लें तो? तो देखिए, डेफिनेटली टेक्निकल्स में देखें तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट बना और जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस यहाँ बना है, हमें लगता है फर्दर यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। और ये इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं ओरेकल फाइनेंशियल के, वो होना चाहिए करीब 4,550 4,600 की तरफ। एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, जो दिखाता है कि ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आगे आने वाले हफ्तों महीनों में भी कंटिन्यू रहते हुए दिखेगा। हालांकि ये स्टॉक इतना ज्यादा लिक्विड नहीं होता ऑप्शंस पे, लेकिन आज की एक्टिविटी काफी इंकरेजिंग है। अगर हम देखें 4500 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में काफी अच्छे वॉल्यूम, करीब
देखने को मिले। करीब 7-7.5 लाख शेयर्स के ट्रेड वहां पे ऑलरेडी होते हुए दिखे, जो दिखाता है कि जिस तरीके का मोमेंटम बना है, जो ऑप्शंस में भी एक इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिला है डेटा में। तो 150 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 4,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे करीब 120 का, और हमें लगता है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4,550 की तरफ ये बढ़ते हुए दिखेगा, तो इस ऑप्शन के टारगेट जो प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं वो होना चाहिए 190 से लेकर 210 की तरफ। तो बाय किया जा सकता है 4,500 का कॉल ऑप्शन 120 के स्टॉप लॉस से। डन, बहुत बढ़िया। 200 रुपये तक का टारगेट है। ये कॉल हमने सामने सामने लाइव चला दी है, ताज़ा खरीदारी हो रही है, ओआई चेंज हो रहा है और 18% का प्रीमियम चेंज भी है। तो इस कॉल का फ़ायदा उठाइए। ओरेकल फाइनेंस अगर आपको लगता है महंगा सौदा है तो उसको सस्ता कर दिया ऑप्शंस के जरिए। एमएनएम फाइनेंशियल को लेकर अपडेट आया है कि दिसंबर में डिसबर्समेंट 5% बढ़कर 4,900 करोड़ रुपए रहा है। ईयर ऑन ईयर ये फिगर है। हालांकि ये शेयर कमज़ोर है, 250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, एमएनएम फाइनेंशियल में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? तो देखिए अभिषेक जी, स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस रहा है और हमने देखा था पिछली सीरीज में भी स्टॉक एक दबाव के साथ ही बंद होते हुए दिखा था। हालांकि अगर हम इसके नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ही अपने आप को मेंटेन रखने में कामयाब रहा है, जो कि ये करीब 265 के आसपास के। जब तक ये 265 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक में एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। जो मेजर इसमें रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है वो है करीब 280 के आसपास, और अगर ये 280 को क्रॉस करता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग भी प्ले आउट होते हुए दिख सकती है, जो कि स्टॉक को 295 की तरफ लेके जा सकता है। तो जिस तरीके से ये स्टॉक ने अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को होल्ड आउट किया हुआ है, सीरीज में दबाव था उसके बावजूद भी, तो 265 के स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। एक पुल बैक का ट्रेड हमें लग रहा है इसमें 280 और 290 की तरफ आते हुए दिख सकता है आगे आने वाले दिनों में। 80 और 290 ये पुल बैक के ट्रेड्स बनेंगे एमएनएम फाइनेंशियल को लेकर।